और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के ऊर्जा मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ है। पूरे देश में कोयले की कमी से बिजली संकट की चर्चा है और इस संकट के बीच एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर की सड़कों पर भैंसों को सड़क पार कराते दिखाई दिए। रात में सड़कों पर भैंस की रस्सी थामे ये कोई आम शख्स नहीं है, ये है मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। ग्वालियर की सड़क पर टिमटिमाती रोशनी के बीच भैंस ले जा रहे एमपी के ऊर्जा मंत्री का ये वीडियो देश में गहराते बिजली संकट के बीच चर्चा और विपक्ष की आलोचना का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर सामने आया ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस वीडियो में एक भैंस की रस्सी थामे चलते नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनके समर्थक भी चलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक जगह वो किसी गली का पता पूछते सुनाई दे रहे हैं। ये वीडियो रविवार रात का बताया जा रहा है। उस दिन ऊर्जा मंत्री तोमर ग्वालियर आए थे। मंत्री के मुताबिक एक छोटा बच्चा 3 भैंसों को लेकर जा रहा था। वो ट्रैफिक में बच्चे की मदद के लिए उतर आए थे। वो बालक भीड़ में से उस भैंस को निकाल के ले जा रहा था। 3 भैंसें थी, छोटा सा बालक था 9-10 साल का। तो फिर मैंने उसको परेशानी देखी तो मुझे लगा कि इस बालक की थोड़ी हेल्प करूं। उस भीड़ से उस बालक को निकाला। इस वीडियो को लेकर मंत्री की सोशल मीडिया में तारीफ भी हो रही है, लेकिन कोयले की कमी की वजह से छाए बिजली संकट से इस वीडियो से जोड़कर कांग्रेस ने जब मंत्री पर हमला बोला तो मंत्री ने कांग्रेस से ही हिसाब मांग लिया। बोलने का अधिकार सबको है, बोलना चाहिए। के मिश्रा जी से और कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूं कि 15 महीने के शासन में उनके जो मंत्री थे कितने प्लांटों में गए, कितने सब स्टेशनों का निरीक्षण किया, पहले कितनी ट्रिपिंग हो रही थी, कितनी हिट रेट थी, कितना ऑयल खपत होती थी, ये सारा रिकॉर्ड कभी देखा था उनने जाके? पावर प्लांटों में कोयले के संकट का असर मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। प्रदेश में बिजली उत्पादन में भारी गिरावट आई है। हालांकि मंत्री जी कहते हैं देवी की कृपा से सब अच्छा होगा। विश्वास रखो कि माँ दुर्गे की कृपा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद और हम सबकी मेहनत इस संकट से भी निजात दिलाएगी। इस वक्त पूरी जनता यही दुआ कर रही है कि जो संकट सामने नजर आ रहा है वो टल जाए। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक। तो देश में कोयले का संकट है। कई राज्य बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। खेल अब पूरा सियासी हो चुका है, जहां केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर दोष मढ़ रही हैं। आखिर क्या है कोयले की कमी का सच? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सच में कोयले की कमी का संकट विकराल रूप लेने वाला है? देश भर में कोयले की कमी के संकट ने घमासान मचा दिया है। एक के बाद एक राज्यों में बिजली की कमी ने जहां सियासत गर्म कर दी है तो वहीं टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच सरकार की ओर से लगातार भरोसा दिया जा रहा है कि हालात पर काबू पा लिया जाएगा। कोल इंडिया मंत्रालय सब मिलके हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि जो डिमांड है वो डिमांड कैसे भी करके पूरा किया जाए, ऐसा हमारा बहुत प्रयास चल रहा है। केंद्र सरकार ने अब मामले में पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है और राज्य सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार का कहना है कि उन्होंने पहले ही राज्यों को आगाह किया था कि कोयले का स्टॉक बढ़ा लें, लेकिन राज्य सरकारों ने इस पर अमल नहीं किया। इस बीच कोयला मंत्रालय की ओर से जानकारी सामने आई है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने पावर प्लांट्स को मार्च में स्टॉक बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। इस साल मार्च में लिखे गए पत्र के जरिए बिजली संकट की आशंका जताई गई थी। कोल इंडिया चाहती थी कि बिजली संयंत्र मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद में कोयले के ऑफ टेक को बढ़ाएं, लेकिन बिजली संयंत्रों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार एक और कोयले का संकट खत्म करने का भरोसा दे रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है।
केंद्र और राज्यों के बीच चल रहे घमासान में बिजली का संकट लगातार बना हुआ है। वो है कोल इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी है, ये कंपनी का व्यवस्थापन जो इसके बारे में होना चाहिए, क्योंकि एज अ कंपनी कोल इंडिया को भी हमारे जैसी प्री मानसून की तैयारी करनी पड़ती कि बरसात में सभी माइंस बंद हो जाती है। ऐसे वक्त वहां जो स्टॉक बना के रखना पड़ता है और उस स्टॉक के माध्यम से सारे पावर कंपनीज को जो कोयला दिया जाता वो पर्याप्त रूप से उसका मैनेजमेंट एक ठीक ढंग से कर नहीं पाए, इसके लिए यह परिस्थिति भारत में आई है। मैं पहले क्लियर कर दूं, दिल्ली के अंदर थर्मल पावर प्लांट एक भी नहीं है, कोल बेस कोई भी नहीं है, पर दिल्ली जो पावर परचेज करता है, जो दिल्ली ने एग्रीमेंट किए हुए हैं पूरे देश में, और ज्यादातर एनटीपीसी के साथ है। एनटीपीसी से जितने हमारे एग्रीमेंट है उसका आधी बिजली एनटीपीसी दे पा रहा है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे प्लांट्स एकदम से आधा कर दें। कभी होता था कि भाई किसी की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो गई। आज एक साथ पूरे देश के अंदर जितने भी प्लांट हैं उनको उन्होंने आधा कैपेसिटी पे चला रहे हैं। लगता है सिंक्रोनाइज्ड है कि जानबूझ के ऐसी कमी पैदा की गई है। ऊर्जा मंत्री हैं, वो सक्षम है, मुझे उम्मीद है कि वो जिस प्रकार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं राज्यों को बिजली को लेकर के, वो हल निकालेंगे, बजाय इसके कि हम लोग राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें। कोई कमी नहीं है कोयले की, ये कहना ही मैं समझ बेईमानी है। कोयले की कमी है, सबको मालूम है, राज्य संकट में है और संकट निकालने जिम्मेदारी केंद्र की बनती है। देश में त्योहार का मौसम है, दुर्गा पूजा, दशहरा और फिर दिवाली। ऐसे में बिजली संकट एक बड़ी समस्या बनती नजर आ रही है, जिस पर सियासत तेज है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि जल्द ही इस बिजली संकट से निजात मिल जाएगा, लेकिन टेंशन लगातार बनी हुई है। आज तक ब्यूरो। और अब बात जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के डेरा की गली में जारी सर्च ऑपरेशन की करेंगे। सोमवार को आतंकी हमले में यहां 5 जवान शहीद हो गए थे। तभी से आतंकियों को ढूंढने का काम चल रहा है। सीमा पार से घुसपैठ करने वाले 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, लेकिन अब तक उन्हें ढूंढने में कामयाबी नहीं हासिल हुई है। इलाके की नवीयत ऐसी है कि उसमें वो कंटेक्ट जो है उसमें हमें अभी फर्दर प्रोग्रेस नहीं मिली है। द जॉइंट पार्टीज हैव कॉर्डन द एरिया। वी आर डूइंग द ऑपरेशन and we are sanguine that it shall be taken to the logical conclusion in the shortest span of time. We have a rough estimation of numbers, but as you have seen the topography, you have seen the area, I am sure you will appreciate that it will not be wise enough to make comment on everything when the operation is. सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आप कल ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, आपने दिखाया किस तरीके से आगे की ओर सेना बढ़ रही थी ताकि ये जो सर्च ऑपरेशन है ये कंप्लीट किया जा सके, लेकिन किस तरह की परेशानियां दिक्कतें आ रही हैं जो अभी तक ये चल रहा है? बिल्कुल नेहा, इस समय हम डेरा की गली इलाके में ही मौजूद हैं और जो मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं इलाका ये घने जंगलों से जो है घिरा हुआ इलाका है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और आज तीसरा दिन है इस ऑपरेशन का और अभी भी जो है सेना जो है इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए है। आज तीसरा दिन है इस ऑपरेशन का। कल जैसे ही जो है सूर्यास्त हुआ था उसके बाद जो है ऑपरेशन को रोका गया और अब जैसे ही आज सुबह से ऑपरेशन जो है उसको दोबारा शुरू किया गया। इन जंगलों में हमने देखा आज सुबह भी कि भारतीय सेना के जो शूरवीर है इन जंगलों की तरफ गए। काफी घना इलाका है, चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल है। तो जो कल डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज है विवेक गुप्ता, उन्होंने भी कहा कि बहुत चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन जो भारतीय सेना है और जम्मू कश्मीर पुलिस है और बाकी सुरक्षा बल है इस प्रयास में जुटे हैं कि जल्द से जल्द जो है आतंकवादियों का पता लगाया जा सके और उनको ढेर किया जाए, क्योंकि ये आतंकवादी जो है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि पिछले 2 से 3 महीने से जो है इन जंगलों में छिपे हुए थे। तो ये काफी जो है गंभीर विषय है। संख्या के बारे में भी जो है आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि 3 से 5 आतंकवादी जो है इन जंगलों में छिपे हुए हो सकते हैं। नेहा, इस समय यहाँ के एक स्थानीय नागरिक हैं इस गांव के, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर देर रात को और पिछले
पिछले 2 दिन से ठीक क्या है माहौल सुनील, रहा है? लौटेंगे जी, आपके पास, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन अब बात महंगाई की करेंगे, क्योंकि त्योहार पर महंगाई की एक नई किश्त आई है। खाने के सामान और सब्जी से लेकर सीएनजी पीएनजी तक महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम में इजाफा कर दिया है। सीएनजी की कीमत 10 दिन में दूसरी बार बढ़ गई है। कीमत में प्रति किलो 10 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में सीएनजी 49 रुपए 76 पैसे, नोएडा गाजियाबाद में 56 रुपए 2 पैसे, गुरुग्राम में 58 रुपए 20 पैसे प्रति किलो हो गई है। इसी तरह से पीएनजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली में 35 रुपए 11 पैसे प्रति एससीएम अब पीएनजी मिला करेगी। नोएडा गाजियाबाद में 34 रुपए 86 पैसे, जबकि गुरुग्राम में 33 रुपए 31 पैसे कीमत होगी। महंगाई की आग सबसे ज्यादा सब्जी की कीमतों में भी लगी है। टमाटर, आलू, प्याज की कीमतें एक हफ्ते में आसमान तक पहुंच गई हैं। खाने के तेल की कीमतें भी बेकाबू हुई हैं। यही नहीं, आम लोगों की चाय की प्याली भी महंगी हो गई है। चीनी और खुली चाय की पत्ती महंगी हो गई है। सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए, क्या है? शुरुआत से बारिश नहीं हुई थी, उसके बाद बारिश 3-4 रोज तक बहुत ज्यादा हुई। उसके बाद अभी फिलहाल में धनिया 200 रुपए किलो बिक रहा है, गिलकी 60 रुपए किलो बिक रही है, गोभी 60 रुपए किलो, मेथी 80-100 रुपए किलो बिक रही है, मूली 10 रुपए की बिक रही है। सभी सब्जियों के भाव डबल है। धनिया कितना हो गया? 200 रुपए किलो बिक रहा है। कितने दिन में हुआ है? ये धनिया 15 रोज के अंदर हुआ है। टमाटर 60 रुपए किलो, कल को 30 रुपए किलो था, आज 60 रुपए किलो हो गया टमाटर। कारण क्या? सब्जियों के इतने दाम? कारण आ नहीं रही है सब्जी। पीछे बरसातें इतनी हो गई महाराष्ट्र में और कर्नाटक में कि सारी फसलें जो बर्बाद हो गई है। माल ही नहीं बचा, बिल्कुल भी सारे माल सड़ गए, खराब हो गए हैं। इस कारण इनका रेट दिन पर दिन अप होता जा रहा है। क्या बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से? वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन जो मेन वजह है ये है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर सब्जी मंडी में। यहाँ पर क्या रेट चल रहा है हम बात करते हैं। ये टमाटर आप बेच रहे हैं, क्या रेट है इस समय? इस समय है भाई साहब 60 रुपए किलो टमाटर। 60 रुपए किलो। एक हफ्ते पहले कितना था? 10 दिन पहले जब 40 था। जब 40 था। तो ये सिर्फ टमाटर का रेट बढ़ा है या बाकी दूसरी सब्जियों के? सारे सब्जियों के रेट बढ़ गए इस टाइम, क्यों सब्जी सारे कम हो जाती है ना इस टाइम में। सब बाहर से टमाटर आ रहा है, हर चीज बाहर से आ रही है, सब्जी सारी टोटल। हमारा सब्जी कम हो जाती है, उसकी वजह से महंगाई हो गई। इसकी वजह से? अच्छा, क्यों कम हो जाती है सब्जियां इस वक्त? टाइम होता है ना इसका, टाइम होता है इसका। इस टाइम में सब्जी सब कम हो जाती है। अब अगले महीने के बाद में सब सब्जी सस्ती है। दिवाली के बाद एक बार फिर से सब दीपावली के बाद सारे सस्ते सब सस्ते हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ, तो आप देखिए, इनका कहना है कि इस वक्त चूंकि सब्जी जो है वो कम आती है, इस वजह से सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से दीपावली के बाद सब्जियों के रेट कम होंगे। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आज महाअष्टमी है। देश भर में मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा हो रही है। कल महासप्तमी के साथ ही पूजा पंडालों में रौनक देखने को मिली। देखिए नवरात्र पर श्रद्धा और भक्ति के रंग। महाअष्टमी पर माता का दरबार सजा हुआ है। श्रद्धालु महागौरी की आराधना में लीन हैं। आज महाअष्टमी है और सुबह सुबह बड़ी तादाद में श्रद्धालु दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां दुर्गा की पूजा करने उमड़ पड़े। नवरात्र में महाअष्टमी की खासी अहमियत है। इस दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा और आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवती महागौरी की आराधना से मनवांछित फल मिलते हैं। दुर्गा पूजा की असली रौनक महासप्तमी से शुरू होती है। इस दिन काल रात्रि की पूजा होती है और सभी पूजा पंडालों के पट खुलते हैं। इस मौके पर कोलकाता के पंडालों में भव्य नजारा दिखा। बुर्ज खलीफा की थीम पर बना पंडाल आकर्षण का खास केंद्र रहा। कोलकाता में है। कोलकाता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में अभी
बुर्ज खलीफा के थीम पे पंडाल बनाया गया है। दुर्गा पूजा चल रहा है। क्योंकि कोविड नियम के अनुसार पंडाल के अंदर कोई नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन अगर हम पंडाल के बाहर दिखाएं तो आप भीड़ का नजारा देखिए तो आप एकदम आपके आंखों से मैं कहूँ खुशी के आंसू शायद निकल जाए। माँ दुर्गा की भक्ति का निराला रंग गुजरात के नर्मदा में देखने को मिला। यहाँ हर सिद्धि माता के मंदिर में युवाओं ने सिर पर केसरी पगड़ी पहनकर तलवार के साथ माँ की आरती की। करीब 1.5 घंटे चली 3 आरती में 200 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। बात नवरात्र की हो तो गरबा के बिना ये अधूरी है। आम हो या खास, गरबा का रंग सब पर बराबर है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये वीडियो देख लीजिए। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंगलवार देर शाम एक दुर्गा पंडाल पहुंची थीं। वहां मौजूद महिलाओं ने जब सांसद से गरबा करने का निवेदन किया तो वो खुद को रोक नहीं पाई। गरबा की ये खूबसूरत तस्वीर जामनगर की है। सुलगती आग के बीच गरबा खेलते हुए लोगों ने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया। जामनगर के कड़ियावाड़ इलाके में श्री रांदल अंबिका गरबा मंडल का ये गरबा सालाना आकर्षण का केंद्र होता है। राजकोट के गरबा में कोरोना का असर देखने को मिला। लड़कियों ने यहां पीपीई किट के साथ गरबा किया। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के रतलाम में गरबा पंडालों के बाहर वीएचपी नेता ने पोस्टर लगवाए हैं। उन पोस्टर्स में लिखा है कि गैर हिंदू को गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। अब वीएचपी का ये पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। गैर हिंदू का गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। जी हां, इसे चेतावनी समझिए या कुछ और, लेकिन यहां साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी गैर हिंदू गरबा के कार्यक्रम में नहीं आएगा। ये तमाम लोग विश्व हिंदू परिषद के हैं। इन लोगों ने गरबा कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर ये पोस्टर टांग दिए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल ने कॉलेज के गरबा प्रोग्राम से 4 मुस्लिम लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और रतलाम में पोस्टर लगा दिए कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इस वक्त मध्य प्रदेश में नवरात्र के मौके पर जगह जगह गरबा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जब एक धर्म विशेष में मूर्ति पूजा की मनाही है तो फिर वो हमारे कार्यक्रम में क्यों आते हैं। इन बैनरों के ऊपर आप जैसे देख सकते हैं, इसमें हमने प्रत्येक बैनर पर लिखा है गैर हिंदू का गरबा प्रांगण में आना वर्जित है। हम ये बैनर इसलिए लगा रहे हैं कि जैसे आपको जानकारी होगी कि जो धर्म विशेष है तो उनके धर्म में बुत प्रस्ती गुनाह है। हम तो उनको जानकारी दे रहे हैं कि अगर उनके धर्म में बुत प्रस्ती गुनाह है तो फिर वो हिंदू जब लड़की गरबा करे तो फिर वो यहाँ पर क्यों आए। और आपने देखा कि इतिहास में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है पहले भी, तो उनको इतना प्रेम है, अगर उनको इतना प्रेम है गरबे देखने में करने में, तो फिर अपने घर की महिलाओं को, बहन बेटियों को क्यों नहीं भेजते। इतना ही नहीं, वीएचपी ने गरबा पंडालों के बाहर अपने लोग भी तैनात कर दिए हैं ताकि कोई गैर हिंदू धर्म का कोई भी शख्स गरबा पंडाल में न आने पाए। और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के लोग कश्मीर का उदाहरण दे रहे हैं। आपने देखा है जम्मू कश्मीर में जिन शिक्षकों को मारा आईडी देखकर, हिंदू देखकर मारा है, तो क्या हम आईडी देखकर उनको रोक नहीं सकते गरबा प्रांगण में आने से। एक तरफ इन बैनरों और पोस्टरों के पीछे वीएचपी का कहना है कि गरबा खेलने के नाम पर एक धर्म विशेष के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं,
और लव जिहाद की साजिश भी रची जाती है। गरबा के आयोजक भी वीएचपी के इस तर्क से इत्तेफाक रखते हैं। विश्व हिंदू परिषद वाले हमारे बंधु आए थे, उन्होंने हमसे गरबा आयोजकों से ये निवेदन किया कि हम लोग इस तरह के बैनर, तो हमने बहुत अच्छी बात है, इस तरह के कार्य होने भी चाहिए, क्योंकि आजकल सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष के लोग हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों पर आकर इस तरह का न्यूसेंस करने की कोशिश करते हैं और कई आपत्तिजनक लोग इस तरह यहाँ आते हैं जिनका उचित किसी और तरह, इनका इशारा किसी और तरफ जाता है। हालांकि वीएचपी के इन पोस्टरों को नेता सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर ये धर्म का मामला है तो धर्म गुरुओं को इस तरह के बयान जारी करने चाहिए, न कि वीएचपी और बजरंग दल को। ये हर साल विश्व हिंदू परिषद यही बयान देता है, अगर ये कोई धार्मिक मामला है तो धर्म के जुड़े हुए लोगों को बयान देना चाहिए और किसी दूसरे मजहब के लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बयान नफरत फैलाने के लिए है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो विश्व हिंदू परिषद से कहूंगा कि आज वक्त ऐसा है कि रावण को हर कस्बे और हर शहर के अंदर उसको जलाना चाहिए, ताकि आज के माहौल में लोगों को पता चले कि गुनाहगार, पापी, चाहे वो किसी भी दौर के अंदर पैदा हो गया हो, उसका अंजाम यही होता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में लगाए गए ये बैनर समूचे देश में वायरल हो रहे हैं। तो क्या इन पोस्टरों के जरिए विश्व हिंदू परिषद एक धर्म विशेष के खिलाफ अपना एजेंडा साबित कर रहा है? क्या इन पोस्टरों से नफरत नहीं फैलेगी? अगर गरबा में गैर हिंदू धर्म के लोगों को परमिशन नहीं है तो क्या इसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है? विजय मीणा, रतलाम, आज तक। मुंबई पुलिस के कमिश्नर हेमंत नागराले ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जासूसी के मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि मुंबई पुलिस के 2 लोग उन पर नजर रख रहे हैं। मुंबई पुलिस के एक एडिशनल कमिश्नर को इसकी जांच सौंपी गई है। वानखेड़े ने खुद पर जासूसी के आरोप लगाए, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। समीर वानखेड़े ने ये आरोप लगाया था कि उन पर 2 लोग लगातार नजर रख रहे हैं। हरियाणा के बाद बेरोजगारी दर में देश में नंबर 2 पर चल रहा राजस्थान भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में सबसे आगे चल रहा है। एक और परीक्षा ईमानदारी से न कराए जाने के कटघरे में खड़ी हो गई है सरकार। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे। जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर, अब तो यह स्पष्ट है, रीट और अब असिस्टेंट प्रोफेसर। बिना विवाद कोई परीक्षा नहीं होती। या तो पेपर लीक करके नौजवान से मजाक होता है या पेपर बनाने में ही धांधली करके। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा शुरू की। 16,000 छात्र परीक्षा देते हैं। जयपुर में संवाददाता शरद कुमार एक प्रतियोगी छात्र मोहन चौधरी से मिलते हैं, जिनका दावा है जोधपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और कोचिंग चलाने वाले उस प्रोफेसर के एक स्टूडेंट की किताब से ही परीक्षा के 70% सवाल पूछ दिए गए। दावा ये कि यह किताब एग्जाम का सिलेबस सिर्फ 30% कवर करती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पेपर का 70% सवाल इसी एक किताब से पूछ लिया गया। 2 पेपर के 148 सवालों के एक खास गाइड से आने पर अब विवाद उठता है। आप खुद 77 नंबर का सवाल देखिए और किताब में पूछा गया सवाल। ऐसे तमाम उदाहरण मोहन चौधरी दिखाते हैं। यह हालत तब है जबकि हाईकोर्ट ने 2012 में गाइड से सवाल पूछने पर भर्ती परीक्षा रद्द करने की बात कही थी। गाइड के एक ही पेज पर 6 क्वेश्चन 5-5 6 क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, सीरियल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि सर जिसने भी पेपर सेट किया है, आरपीएससी ने जिससे भी पेपर सेट करवाया है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी एक सवाल उठता है। छात्र सड़क पर है। अब बीजेपी भी छात्रों के समर्थन में उतरी। जयपुर में पुलिस और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए।
नीट परीक्षा में पेपर लीक के मामले को लेकर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस और जो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं उनमें धक्का मुक्की हो रही है। इस तरह से वो लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस के नेता मौन व्रत रखे हुए हैं। पेपर लीक को लेकर यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है जयपुर में। पेपर लीक हुए, नकल हुई तो साफ तौर पर शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। इससे पहले रीट यानी राजस्थान में शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा तो पकड़ा गया। 18 लोगों को पेपर बेचने की बात सामने आई। 40 लाख का दावा है सौदा हुआ। वो 18 सभी फरार हैं, लेकिन ये पता होना बाकी है कि पेपर मीणालाल तक कैसे पहुंचे। अनुसंधान इस दिशा में चल रहा है कि बत्तीलाल को किससे ये क्वेश्चन पेपर मिला, उन लोगों को फिर क्वेश्चन पेपर किससे मिला। तो जब तक हम अंतिम कड़ी तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इस विषय में कुछ भी कहना अभी उचित नहीं। परीक्षा पेपर लीक मामले में 25 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है, मगर सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। आरोपी बत्तीलाल मीणा गिरफ्तार हो गया है, मगर सरकार की तरफ से या फिर इसकी जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि बत्तीलाल मीणा के पास ये पेपर कैसे आया था, कौन कौन से लोग इस रैकेट में शामिल हैं और कहां कहां तक ये पेपर पहुंचा था। इसके अलावा भी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जिस तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है, निश्चित रूप से गहलोत सरकार कटघरे में खड़ा होती है। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।